हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का वन शॉट, जो हमारा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है। DU या फिर DUSOL के जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए है ये वन शॉट। ये आपका एग्ज़ाम अगर सोल में हो तो 60 मार्क्स का है 2 घंटे का, और अगर रेगुलर में हो तो 30 मार्क्स का आएगा 1 घंटे का। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये पेपर होगा। तो इसका आज हम वन शॉट करने वाले हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो कि मैं गारंटी देती हूँ आपका मतलब अच्छे से पेपर हो जाएगा। और इसकी PDF लेनी है तो वो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेकआउट करो, वहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हुए हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट चैनल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ से हम बिजनेस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, प्रोसेस बिजनेस कम्युनिकेशन की सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। ऑल्सो रोल क्या है फीडबैक का कम्युनिकेशन के अंदर। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन का, आइडिया, मैसेज, इंस्ट्रक्शन विद इन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम जब एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन की, चाहे वो आइडिया हो, मैसेजेस हो या फिर इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या फिर बाहर हो, जब भी हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन की तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर वो बिज़नेस से रिलेटेड है तो उसको बोलेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके अंदर आती है कम्युनिकेशन, मतलब कि अपन एक्सचेंज करें आइडिया का बिटवीन एक के बीच में दूसरे से। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज़ के बीच में, मैनेजर्स, कस्टमर, सप्लायर्स। मैनेजर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को रिगार्डिंग न्यू टारगेट कि आपको आगे किस पे काम करना है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। अब इसके नेचर, क्या नेचर है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, क्योंकि ये गोल ओरिएंटेड है, ये की जाती है किसी भी टारगेट को बताने के लिए कि हमारा टारगेट ये है। तो लेट्स से एम्प्लॉयर कहता है कि अपना जो सेल्स का टारगेट है वो ये है, 10,000 का सेल्स का टारगेट है। ठीक है, तो हमें बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव बताना है कि सेल्स का टारगेट है। कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग को सोचने के लिए गोल ओरिएंटेड है। दूसरा फॉर्मल नेचर में, यहाँ पे रूल्स बताने के लिए, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो रेगुलेशंस है उन सब को बताने के लिए हमें बिजनेस कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी होती है। 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है यहाँ पे। एक तो मैसेज देने वाला होता है और एक मैसेज लेने वाला, दोनों होते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूस प्रोसेस। अब ऐसा नहीं है बिज़नेस के अंदर आपने एक ऑर्डर दे दिया तो आगे से आप ऑर्डर देना बंद कर दोगे, नहीं, आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा, फिर उससे अगला टारगेट आएगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, ये कभी रुकती नहीं है। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होती है, विद इन भी होती है, और ये आउटसाइड बाहर भी होती है। उसके बाद हमारा नेचर हो गया, मीनिंग हो गया। नाउ फीचर्स, सॉरी प्रोसेस क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो प्रोसेस की बात करें तो ये स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। तो पहला सेंडर, फिर मैसेज, देन ई कोडिंग, देन चैनल, देन रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। तो यहाँ पे सेंडर कौन होता है, एक ऐसा इंसान जो कि मैसेज बनाता है या फिर मैसेज भेजता है, भेजने वाला। जैसे व्हाट्सअप पे आप मैसेज भेजते हो तो कौन हो आप, सेंडर, भेजने वाले हो। हु इनिशिएट द मैसेज, जो मैसेज को भेजना स्टार्ट करता है। मैसेज क्या होता है, मैसेज जो चीज़ हमने क्या भेजी, जैसे कि मैंने आपके पास भेजी हेलो व्हाट्सअप पे, तो मैं कौन हूँ, सेंडर, मैंने भेजा। अब मैंने क्या भेजा, हेलो भेजा, तो ये क्या है, मेरा मैसेज। आइडिया जो मैंने कम्युनिकेट किया वो होता है मैसेज। देन ई कोडिंग, देन यहाँ पे आता है ई कोडिंग। तो ई कोडिंग का मतलब होता है मैसेज को कन्वर्ट करना वर्ड्स में, सिंबल्स में और जेस्चर में। ठीक है, आपका मैसेज जैसे कि आप हेलो, वो हेलो वाला जो वो हाथ आता है ना, उसको बना के भेज सकते हो, या फिर और भी कोई सिंबल में, जेस्चर में आप भेज सकते हो। फिर चैनल, आपने मैसेज किससे भेजा, जैसे कि मैंने बताया मैंने व्हाट्सअप से किया, तो यहाँ पे चैनल क्या होगा, व्हाट्सअप होगा। आपने ईमेल से भेजा, लेटर, या फिर ओरल भेजा, तो किस तरीके से भेजा, कौन सा चैनल है। फिर रिसीवर, अब आपने मैसेज भेजा तो किसको वो मैसेज मिला, तो वो कौन है, रिसीवर। डिकोडिंग, किसने, जब रिसीवर समझता है उस मैसेज को तो कैसे समझा, हेलो उसने कैसे समझा कि ये मुझसे बात करना चाह रहा है या फिर नहीं, तो इंटरप्रेट किया। उसके बाद हमारा आता है फीडबैक। अब रिसीवर ने क्या फीडबैक दिया, जिसको मैसेज मिला उसने आपको क्या फीडबैक दिया, क्या रिस्पॉन्स दिया, उसका उत्तर क्या आया, हाय आया या फिर हे आया, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हो गई बिजनेस कम्युनिकेशन की डन।
जैसे कि मैनेजर ने मैसेज भेजा, एक ईमेल भेजी तो वो चैनल हो गया, एम्प्लॉय ने वो रीड की तो वो रिसीवर हो गया, रिप्लाई की वो फीडबैक हो गई। तो ये पूरी प्रोसेस है बिजनेस कम्युनिकेशन की। रोल क्या है फीडबैक का, हमने फीडबैक देखी जो कि लास्ट स्टेप है। इसका मेन रोल क्या होता है फीडबैक का, फीडबैक के बिना तो बिजनेस कम्युनिकेशन अधूरी है। फीडबैक का मतलब होता है एक रिस्पॉन्स जो कि रिसीवर देता है मैसेज को समझने के बाद। फीडबैक इज़ द रिस्पॉन्स गिवन बाय रिसीवर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। जब रिसीवर मैसेज को समझ लेता है तो उसके बाद जो वो रिस्पॉन्स देता है दैट विल बी कॉल्ड एज फीडबैक। अब ये फीडबैक की ज़रूरत क्यों है, तो देखो ये एक तो कंफर्म करती है कि मैसेज समझ आया या फिर नहीं आया। वो रिस्पॉन्स देगा यस या नो, तो हमें पता चलता है कि उसको मैसेज समझ आया या नहीं। दूसरा, इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन की एक्यूरेसी को, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करता है। अगर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो उस चीज़ का तो आपके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम होगी। ठीक है, इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, तो एम्प्लॉय रिप्लाई करता है टास्क अंडरस्टूड एंड विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। मैनेजर ने आपको मैसेज किया, मेल किया, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा था कि सेल्स का ये टास्क है आपको, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपने लिखा, रिप्लाई किया टास्क अंडरस्टूड, मुझे टास्क समझ आ गया। ठीक है, विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो, कल तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, आपने मैसेज पढ़ लिया, आपने फीडबैक दे दी उसकी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 डन। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज़ describe various flows of communication in organization, differentiate between formal and informal communication channel with example। देखो कम्युनिकेशन फ्लो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। मतलब आप जैसे कि ये अपर लेवल है, आपने कुछ रूल बनाया तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डिफरेंट लेवल्स पे होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। तो कितने टाइप का फ्लो होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, हमें 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहला आता है डाउनवर्ड फ्लो। इसके अंदर हायर अथॉरिटी से लोअर लेवल पे जाता है। डाउनवर्ड मतलब नीचे आना, तो ऊपर जो लोग हैं उनसे नीचे आएगा ये। ठीक है, तो मतलब अपर जो लेवल पे काम कर रहे हैं डाउनवर्ड वहाँ पे आएगा। ठीक है, हायर अथॉरिटी से कहाँ आएगा, लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के पास आएगा। इसमें क्या आता है, अगर ये हायर अथॉरिटी हैं जैसे कि सीईओ हैं कंपनी के और ये हैं क्लर्क, तो इसके पास क्या आएगा, सीईओ क्लर्क को क्या ऑर्डर दे सकता है, एक तो वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, दूसरा काम दे सकता है कोई, और कम्युनिकेट कर सकता है पॉलिसीज़ की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसीज़ है। और कुछ तो नहीं कर सकता ना, यही चीज़ें कर सकता है। ठीक है, अपवर्ड क्या होता है, नीचे से चीज़ ऊपर जाना। देखो आप लोग जो फीडबैक देते हो आपके बिजनेस में, तो वो क्या होती है, अपवर्ड। आप लोगों ने बताया कि बिजनेस में हमें ये करना चाहिए, सजेशन देना, रिपोर्ट्स बतानी। ठीक है, तो ये क्या होता है, लोअर लेवल से हायर मैनेजमेंट के पास जाना। फीडबैक, सजेशंस, कंप्लेंट्स, रिपोर्ट्स इसके अंदर आती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, जब कम्युनिकेशन होती है बिटवीन एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट द सेम लेवल एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेम डिपार्टमेंट। मतलब आप 2 डिपार्टमेंट के हेड हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। आप एक तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, दूसरा है सेल्स डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, दोनों के हेड डिस्कस करें, तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल होगी। दोनों की बराबर पोजीशन है, सेम, दोनों हेड हैं, ये भी हेड है, ये भी हेड है, तो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल। और डायगोनल क्या होती हैं, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो ये आप मार्केटिंग लेवल से हो, ठीक है, ये आप सेल्स लेवल से हो, लेकिन आप तो यहाँ के हेड हो, ये लोअर है और ये वाला हेड है, तो इनके बीच में जब कम्युनिकेशन होती है तो ये होती है डायगोनल। ठीक है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये फास्टर होती है और जो अननेसेसरी डिले हैं उनको अवॉइड करती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है और चेन होती है, कमांड होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि पहले ये मैसेज सीईओ के पास जाएगा, फिर बिजनेस के डायरेक्टर, देन मैनेजर, देन एम्प्लॉइज़, देन बाहर के कस्टमर्स के पास जाएगा, तो ये फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल, जब अनऑफिशियल और डेवलप किया जाता है नेचुरली अमंग एम्प्लॉयज़, पर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे र्यूमर्स फैला देते हैं, एम्प्लॉय डिस्कस करते रहते हैं कंपनी की न्यूज़ क्या है उसके कैफेटेरिया के अंदर, वहाँ पे जो चाय पीते रहते हैं तब, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्या बैरियर्स आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में और
उनको हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है और कैसे ऐसे मेजर्स बताने हैं जिससे हम उन बैरियर्स को हटा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। और मैं कहूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही वो क्वेश्चन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन बैरियर्स होती क्या है? ऐसी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स और डिफ़िकल्टीज़ जो कि डिस्टर्ब करती है स्मूथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेंटर के और रिसीवर के बीच में। हमने बोला एक्सचेंज होता है क्या? इंफॉर्मेशन किसके बीच में? सेंटर और रिसीवर के बीच में। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है सेंडर और रिसीवर के बीच में तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। अगर इस इंफॉर्मेशन को कोई लोग डिस्टर्ब करते तो उसको क्या बोलते हैं? उन चीज़ों को बोलते हैं बैरियर। वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करें तो वो क्या है? बैरियर, हमारी प्रॉब्लम है वो। अब कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? वेनेवर मैसेज, जब कोई मैसेज सेंडर भेजता है तो वो प्रॉपरली समझ नहीं आता रिसीवर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैरियर्स आ गए। अब वो बैरियर्स अलग अलग हो सकते हैं, क्या पता रिसीवर को आपकी लैंग्वेज समझ ना आई हो। बहुत टाइप के बैरियर्स होते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैरियर, सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। ये वो एक्सटर्नल बैरियर होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट और फिजिकल कंडीशंस से रिलेटेड है। जैसे कि आपकी जो जगह है, आपने फ़ोन कॉल पे की बात कि भैया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रूल स्टार्ट होने वाले, लेकिन आप फ़ोन पे बात कर रहे थे तभी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से नॉइस आने लगी तो उसको वो बात सुनाई नहीं दी, समझ नहीं आई। तो इस कारण से ये बैरियर आ गया, फिजिकल बैरियर। आपके यहाँ पे इंटरनेट अच्छा नहीं है तो ये बैरियर। देन आप लॉन्ग डिस्टेंस से एम्प्लॉयज़ के बीच में, ये बैरियर। तो ये होता है फिजिकल बैरियर, फिजिकल चीज़ों से बैरियर आना, तो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, ओके। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। ऐसे बैरियर्स जो कि मेंटल स्टेट और इमोशन से आते हैं, जैसे कि फियर, स्ट्रेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, नेगेटिव एटीट्यूड। जैसे कि कोई भी मैसेज आया आपके पास, आपने वो मैसेज पढ़ा और आपको आपके इमोशंस को हिट कर गया वो मैसेज, आपको लगता है ये मैसेज ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो आपने इमोशनल होके उसको इग्नोर कर दिया। अब इग्नोर कर दिया तो क्या होगा? ये क्या उनसे बैरियर है? ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। उसके बाद है सीमेंटिक बैरियर। ये बैरियर्स कब होते हैं? जब आपको उनकी लैंग्वेज ना समझ आए, उनका मीनिंग, जो मीनिंग है वो समझ ना आए, जो मैसेज किया उसका जो रियल मतलब है वो आपको समझ नहीं आए, बिकॉज उन्होंने यूज़ कर ली टेक्निकल टर्म्स जो आपको आपके समझ नहीं आई। उन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जो आपके पल्ले भी नहीं पड़ते, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज है उनकी, उनके मैसेज का रियल मतलब हमें नहीं समझ आया तो उसको बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर, ठीक है। एक, जैसे एक शब्द होता है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए, तो तब वो समझ नहीं आती। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, तो ये ऐसे बैरियर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर और पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये बैरियर आते हैं। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि रिजिड होते हैं, हमेशा वो रिजिड रहेंगे। इससे क्या होता है? डिले अप्रूवल होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के बैरियर्स हैं। कल्चरल बैरियर्स, ये ऐसे बैरियर हैं जो कि आपके कल्चर में डिफरेंस है। जैसे कि एक तो नॉर्थ इंडियन है, एक साउथ इंडियन, तो दोनों का कल्चर अलग अलग है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, वैल्यूज़ अलग है, तो इनके बीच में जो बैरियर आएंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो क्या होंगे? कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। उसके बाद है, अब बैरियर्स हमने देख लिए जो कि 5 बैरियर्स यहाँ पे थे। अब उनके मेजर्स टू ओवरकम, अब उन बैरियर्स को हटाएं कैसे, माइनस कैसे करें उन बैरियर्स को। तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जो कि बैरियर्स को कम कर सकती है, रिमूव कर सकती है। अब हम बात करें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो ये कैसे करें हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? तो सबसे पहले एक तो आपकी जो लैंग्वेज है वो क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, जिससे आपके बीच में कन्फ्यूजन ना हो, और मैसेज अच्छे से प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए ताकि उसको समझ आ जाए, ठीक है। क्लियर और सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा, आपने मैसेज, सेंडर ने मैसेज भेज दिया रिसीवर को अब सेंडर को क्या देनी होगी? फीडबैक देनी ज़रूरी है, ठीक है। फीडबैक, प्रॉपर फीडबैक दो आपको कि मैसेज समझ आया या नहीं। अब आप अपने आइडियाज़ फ्रीली एक्सप्रेस करो, अपनी प्रॉब्लम्स को बताओ कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, लाइक मेल्स, वीडियो कॉल्स, कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करो ताकि डिस्टेंस और डिले की प्रॉब्लम ना आए। लिसनिंग स्किल्स रखो, पहले आप सेंडर बोल रहा है, मैसेज देने वाला आपको बोल रहा है, लेकिन आप बीच में घुस के आप अपनी बात बोल रहे हो, नहीं, पहले उसकी बात सुनो अच्छे से, देन अपनी बात बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो। पहले उसकी बात अच्छे से सुनो, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर अच्छी, ताकि आप सुन पाओ, उसको समझ पाओ।
तो देखो हमने 5 बैरियर देखे थे। फिजिकल जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, नॉइस आ गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर कोई और प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल जो कि आपके इमोशन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हमने देखा था सीमेंटिंग जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। देन ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से हैं। देन कल्चरल देखा था, कल्चरल जो कि कल्चर से हैं, लैंग्वेज वगैरह से ही हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज़, बिलीफ, ट्रेडिशन से रिलेटेड है। फिर अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, इन बैरियर्स के सॉल्यूशंस क्या हैं। तो अब अगर हम उन सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करो वो क्लियर होनी चाहिए और साफ सिंपल होनी चाहिए। फीडबैक आपको देना होता है। देन अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो और ओपनली अपनी बात बताओ और लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है explain the principles of effective business writing, discuss the importance of concise, completeness, concrecy, clarity, consideration in business communication। ये भी क्वेश्चन आया है 2-3 बार। तो बिजनेस राइटिंग क्या होती है, एक फॉर्मल वे होते हैं कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में। जब हम रिटर्न फॉर्म में बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं तो उसी को बोलते हैं बिजनेस राइटिंग। देखो फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन रिटर्न फॉर्म विद इन और आउटसाइड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसके बाहर कम्युनिकेट करना फॉर्मल तरीके से, तो उसी को बोलते हैं बिजनेस राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे गुड राइटिंग इज़ नॉट अबाउट यूजिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स बट मेकिंग द मैसेज सिंपल, क्लियर और मीनिंगफुल। गुड राइटिंग तब नहीं होगी जब आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करोगे। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे जो सबको नहीं समझ आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, गुड राइटिंग नहीं होगी वो। ये नहीं होगा कि आपने तो सबसे अच्छा मैसेज लिख दिया, नहीं। गुड राइटिंग जब होती है जब आप सिंपल, क्लियर और मीनिंगफुल चीज़ें लिखो। प्रिंसिपल्स ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस राइटिंग। सबसे पहले आपको ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए बिजनेस राइटिंग करते टाइम पे। सबसे पहले है क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड विदाउट कन्फ्यूजन। मतलब ऐसे तरीके से मैसेज लिखो कि वो बिना कन्फ्यूजन के ईजी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखो। कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ मत करो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, ओके। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग कन्फ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस आप लिख सकते हो सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे 5 PM, ठीक है, ये बेटर है। लेकिन आप लिखो कि आपको सबमिट करनी पड़ेगी रिपोर्ट मंडे को, 5 तारीख को, आज ही, ऐसे वैसे कुछ करके लिखो तो वो नहीं लिखना। क्लैरिटी से लिखना है, ईजी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। कौन साइंस यहाँ पे है, एक्सप्रेस करो मैसेज को शॉर्ट में और प्रिसाइज मैनर में विदाउट अननेसेसरी डिटेल। फालतू की चीज़ें मत लिखो, जो ज़रूरी है उसी चीज़ को लिखो ताकि टाइम बचे दोनों का, सेंडर का भी प्लस रिसीवर का भी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग आप ये चीज़ लिख रहे हो कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट योर मीटिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड। नो, इतनी बड़ी लाइन लिख रहे हो, आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू इन्फॉर्म यू दैट योर मीटिंग हैज़ बीन शेड्यूल्ड। नो, आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो कि योर मीटिंग इज़ शेड्यूल्ड, ठीक है। सिंपल सी इतनी बात लिख देते वो समझ के पढ़ के समझ जाता, ठीक है। कौन साइंस, क्लैरिटी हो गया कौन साइंस। दूसरा कंप्लीटनेस, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, जो भी सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सारी होनी चाहिए जो कि रिसीवर को चाहिए मैसेज को समझने के लिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बोलते ना आधी अधूरी ज्ञान खतरे का होता है। अगर आधा अधूरा ज्ञान होगा तो कन्फ्यूजन होगी और रॉन्ग एक्शन भी लिया जा सकता है। तो कंप्लीट होना चाहिए मैसेज। कोर्टसी का मतलब होता है पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज आप यूज़ करो कम्युनिकेशन में ताकि पॉजिटिव रिलेशनशिप बने। इंस्टेड ऑफ सेइंग आप एक तो ये कह रहे हो कि यू डिड नॉट सबमिट द रिपोर्ट, इसकी बजाय ये कह सकते हो कि काइंडली सबमिट द रिपोर्ट एट अर्लीस्ट। मतलब रिपोर्ट को सबमिट करो जितनी जल्दी हो सके। ये मत कहो वाई तुमने सबमिट क्यों नहीं की रिपोर्ट, क्यों, सिंपल कह दो जितनी जल्दी हो सके उतनी रिपोर्ट को सबमिट कर दो। देन कंसीडरेशन, कीपिंग इन माइंड व्हेन, कि आप ध्यान में रखो कि जो रिसीवर है जिसको मैसेज भेजना है उसकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। देखो आप किसी को मैसेज भेज रहे हो और आप वो इंग्लिश में भेज रहे हो, लेकिन आपको पता है जो कि जिसको मैसेज भेज रहे हो उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ हिंदी आती, तो आप उस मैसेज को हिंदी में भेजो ताकि वो समझ सके, उसकी नीड है हिंदी, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसकी पोजीशन यह है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल ही ऐसा है, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स का यूज़ मत करो, ओके। अब ये प्रिंसिपल्स हमने देखे जो कि थे यहाँ पे
क्लैरिटी मतलब मैसेज सिंपल होना चाहिए। कॉन्साइंस का मतलब शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मैसेज कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। कोर्टसी का मतलब होता है पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करो। कंसिडरेशन का मतलब होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रिसीवर की नीड क्या है, वो कहाँ तक की लेवल समझ सकता है। देन ये जो प्रिंसिपल्स हमने देखे उनका मतलब क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर ये प्रिंसिपल्स होंगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी बिजनेस के अंदर। इससे क्या होगा, क्लियर मैसेज आएगा, कॉन्सेंस राइटिंग होगी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी रिड्यूस हो जाएगी और टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होगी हमारी और रिलेशनशिप बनेगी, टीम वर्क आएगी। तो ये प्रिंसिपल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, इफेक्टिव है। बस इतनी सी इंपॉर्टेंस है इनके। देखो, क्लैरिटी का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड मैसेज होना चाहिए। ठीक है, कॉन्साइंस का मतलब शॉर्ट होना चाहिए। कंप्लीटनेस मतलब सारी इंफॉर्मेशन। काउंट पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करो, रिस्पेक्टफुल। कंसिडरेशन का मतलब रिसीवर के ऊपर फोकस करो कि उसका लेवल क्या है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस लेटर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके वेरियस पार्ट्स क्या हैं, और डिस्कस करना है मेल राइटिंग की इम्पोर्टेंस और इक्विटेक्स मतलब मेल जब लिखते हैं तो क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बिजनेस लेटर एक फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होता है जो कि किसके बीच में होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से एक इंडिविजुअल के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो बिजनेस लेटर के थ्रू होती है। बिजनेस लेटर यूज़ किए जाते हैं प्लेस करने के लिए ऑर्डर, इंक्वायरीज बिठाने के लिए, कंप्लेंट्स करने के लिए, जॉब एप्लीकेशंस के लिए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। देखो, बिजनेस लेटर एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिटर्न फॉर्म में होता है ऑफिशियल मैसेज को कन्वे करने के लिए क्लियर और फॉर्मल मैनर में। जैसे कंपनी लेटर लिखती है सप्लायर को कि भाई हमें इतने का ऑर्डर चाहिए, आप प्लेस कर दो। ठीक है, अब कैसे लिखा जाता है, कितने पार्ट्स होते हैं इस बिज़नेस लेटर के, क्या स्ट्रक्चर होता है इस बिज़नेस लेटर का। तो फिक्स फॉर्मेट होता है इसका जो कि क्लैरिटी के लिए होता है, और प्रोफेशनल होता है फिक्स फॉर्मेट। पहला सेंडर का एड्रेस लिखना होता है, इसके अंदर एड्रेस उस पर्सन का आता है जो कि मैसेज भेजने वाला है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस उस पर्सन का उसका एड्रेस आता है जो कि मैसेज भेजने वाला है। नेक्स्ट डेट, जिस तारीख पे ये लेटर लिखा गया था वो डेट लिखनी होती है। देन रिसीवर का एड्रेस, उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना है होता है जिसको हमने मैसेज भेजा है। देन सब्जेक्ट की लाइन हमने लिखना है फिर क्या पर्पज़ है इस लेटर का, ये लेटर क्यों भेजा है, सिर्फ एक लाइन में। जैसे ऑर्डर फॉर ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस के जो सामान है उसके लिए ऑर्डर है। देन सैल्यूटेशन, हमें ग्रीटिंग यूज़ करनी होती है जैसे कि डियर सर मैम, रिस्पेक्टेड सर मैम, ऐसी। देन बॉडी ऑफ लेटर, इसमें मेन पार्ट होता है लेटर का जहाँ पे हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, ये लेटर क्यों लिखा, मेन कंटेंट्स डिटेल्स देनी होती है, इतनी इतनी चीज़ें हमें चाहिए, कंक्लूजन देना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपको लिखना होता है योर सिंसियरली, मतलब पोलाइट तरीके से लेटर को एंड करना होता है। देन आपकी सिग्नेचर और नाम होता है लास्ट में। ठीक है, तो ये थे पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो 8 पार्ट्स हैं। सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, दूसरा डेट, फिर रिसीवर का एड्रेस, देन सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। अब हम लिख रहे हैं लेटर, अब ईमेल भी लिखते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ईमेल सबसे फास्टेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज़ करने वाला कम्युनिकेशन टूल्स है। इससे एक तो अलाउ होता है इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड में कहीं पे भी। ईमेल दोनों तरीके होती हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। ईमेल में ना तो पैसा लगता ना टाइम ज़्यादा लगता, और इसके अंदर हम अटैचमेंट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं जिसमें हम PDF भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें हम लिंक भी शेयर कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। तो वो होता है। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, टाइम सेविंग है, और इसमें हम अटैचमेंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब ईमेल लिखते टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। इक्विटेक्स, हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो क्या चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वैसे ही ईमेल लिखते टाइम पे क्या चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। प्रॉपर रूल्स होते हैं, मैनर्स होते हैं जिसमें हमें वो ईमेल लिखनी होती है जब हम प्रोफेशनल तरीके से लिख रहे हैं, अपने दोस्त को नहीं, प्रोफेशनल वे में। तो देखो, ईमेल शुड ऑलवेज हैव ए क्लियर सब्जेक्ट लाइन। एक तो सब्जेक्ट लाइन होती है, उसमें आपने वो ईमेल लिखी है तो क्यों लिखें, उसका मेन सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले वो। तो लैंग्वेज वो सिंपल होनी चाहिए, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल होनी चाहिए, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होनी चाहिए, और मैसेज शॉर्ट, क्लियर और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। आपको इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ नहीं करने, अननेसेसरी एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करनी जो कि किसी को समझ नहीं है, जैसे कि
कुछ एब्रीवेशंस होती हैं जेन जी स्टाइल की, तो वो यूज़ नहीं करनी। देन अटैचमेंट को प्रॉपरली चेक करना है बिफोर सेंडिंग। कहीं आप भेज तो रहे थे रिज्यूम, लेकिन आपने भेज दिया दूसरे और का कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, तो ऐसा नहीं करना। और लास्ट में आपको एक प्रॉपर क्लोजिंग देनी होती है, जहाँ पे रिगार्ड्स लिखना होता है और थैंक यू लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको ईमेल लिखते टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट लिखना है। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, ऑफिस सर्कुलर एंड मीनिंग ऑफ मीटिंग, और एक्सप्लेन करना है कि मीनिंग ऑफ मीटिंग को कैसे बनाया जाता है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब कम्युनिकेशन करते हैं बिजनेस में, तब हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें ये 3 आती है, ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर, मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग। ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको हम ऑफिस मेमो के नाम से जानते हैं, ये एक फॉर्मल रिटर्न नोट होता है जो कि यूज़ किया जाता है किसके लिए, इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये शॉर्ट होता है और यूज़ किया जाता है अपने इंस्ट्रक्शंस को बताने के लिए, इंफॉर्मेशन और डिसीजंस को बताने के लिए। ये सिंपल फॉर्मेट में लिखा जाता है और मैनेजर और डिपार्टमेंट उसको यूज़ करते हैं ऑफिशियल मैटर्स को समझाने के लिए। जैसे एचआर इशू कर रहा है एक मेमो रिगार्डिंग अटेंडेंस रूल्स लीव पॉलिसी, की आपकी इतनी परसेंट 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, ऑफिस मेमो हो गया। उसके बाद होता है ऑफिस सर्कुलर, एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए सेम इंफॉर्मेशन लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से और डिपार्टमेंट से एक टाइम पे, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक टाइम पे एक मैसेज भेजना है, तो ये होता है सर्कुलर, मतलब सर्कल की तरह डोलता रहेगा, वो सबके पास जाएगा, ठीक है। सर्कुलर अनाउंसिंग चेंज इन ऑफिस टाइम, जैसे ऑफिस का टाइम चेंज हो गया तो वो सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सबके लिए चेंज होगा, वो सिर्फ एक इंसान के लिए तो नहीं होगा, तो ये सबको बताना होता है, तो ऑफिस सर्कुलर हो गया ये। उसके बाद आता है मीटिंग, मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो ये रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं डिस्कशन के। जब हम डिस्कशन करते हैं, कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो या फिर कोई भी कैसा भी डिस्कशन हो, कोई भी मीटिंग हो, डिसीजंस हो, एक्शंस हो, मीटिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें हुई हैं, वो जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं रिटर्न तरीके से, तो उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है। मीटिंग की हर एक मिनट को रिकॉर्ड करना। इसमें आता है एजेंडा क्या है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, डिसीजन क्या लिए गए और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई, और ये ड्राफ्ट करना आता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो देखो ड्राफ्ट कैसे करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखती होती है, से नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ मीटिंग। तो क्वेश्चंस में आपको दिया होगा कि ये मीटिंग किसके लिए थी, तो आपको लिखना होगा जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम था XYZ लिमिटेड, तो आपको पहले ये लिखना होगा। दूसरा, डेट, टाइम एंड वेन्यू, आपको अगर नहीं दिया तो आप खुद के मन से लिख दो, आज की डेट, आज का टाइम, आज का मेन्यू। लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट, नहीं दिया हुआ तो खुद के बना के लिख दो, ठीक है। 50 एब्सेंट थे और 50 प्रेजेंट थे, ऐसा कुछ करिए। एजेंडा, मेन पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखो जो कि डिस्कस हुए हैं। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे जो आपको लिखने हैं, खुद आप क्वेश्चन देख लो PYQ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिस्कशन, लास्ट में आपको डिसीजन भी दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि राजेश को CEO बना दिया गया कंपनी को, ये फाइनल डिसीजन है, तो लास्ट में आपको फाइनल डिसीजन भी लिखना है, राजेश को CEO बना दिया गया कंपनी का। देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ CEO अप्रूव्ड, ये लिखनी है। देन परचेज़ किया हमने कुछ चीज़ 20 लाख की, वो लिखनी है। देन डिविडेंड 1 लाख डिक्लेयर कर दिया गया, तो ऐसे बनती है मिनट ऑफ मीटिंग। फिर उसके बाद लिखना होता है एक्शन टेकन, कि कौन इस डिसीजन को टेकेगा, लेगा और कौन कब करेगा। सिग्नेचर लिखना होता है चेयरपर्सन का और सेक्रेटरी का, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है और उसका फॉर्मेट क्या है, उसके टाइप्स कितना है, और लिखनी है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक से। तो देखो, रिपोर्ट राइटिंग एक फॉर्मल मेथड होता है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, एनालाइज, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन देखना किसी भी स्पेसिफिक इशू के ऊपर। यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग का मीनिंग क्या होता है, रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है जो कि प्रेजेंट करती है फैक्ट्स और फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेट करती है, स्टडी एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसके ऊपर स्टडी करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, एनालिसिस देगी और फिर रिटन डॉक्यूमेंट देगी, क्या फैक्ट्स हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं। रिपोर्ट बहुत ज़्यादा टाइप की होती है, तो सबसे पहले है फॉर्मल जो कि मतलब प्रिपेयर करती है ऑफिशियल यूज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनफॉर्मल जिसके अंदर सिंपल फॉर्मेट होता है जो कि मेमो स्टाइल में यूज़ की जाती है, शॉर्ट रिपोर्ट होती है। एनालिटिकल जिसमें एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं करना चाहिए। इंफॉर्मेशनल जिसमें आपको फैक्ट्स मिलते हैं बिना एनालिसिस के और सजेशन के, यहाँ पे आपको एनालिसिस मिलता है, सजेशन रिकमेंडेशन मिलती है, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती। फॉर्मेट, अब रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल लिखना होता है, ठीक है, उस रिपोर्ट का मेन जो चीज़ है वो क्या है। देन आपको इंट्रोडक्शन देना होता है कि पर्पज़ क्या है रिपोर्ट का,
देन मेथडोलॉजी, आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की वो लिखनी होती है और कैसे कलेक्ट की वो लिखनी होती है कि आपने इंटरव्यू लिया वगैरह वगैरह। फाइंडिंग्स, जो मेन प्रॉब्लम इश्यू जो आपने लिया इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे आपने देखा तो वो लिखना होता है। फिर आपको एनालिसिस करना होता है कि वाई, ये प्रॉब्लम क्यों आई और उसका इम्पैक्ट क्या है। देन आपको रिकमेंडेशन आपको देने होते हैं, सजेशंस कि ये चीज़ें करो तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। देन आपको मेन कंक्लूजन देना होता है, समरी देनी होती है उस रिपोर्ट की। जैसे कि ये पेपर में आया हुआ है, टाइटल लिखना है रिपोर्ट ऑन लो एम्प्लॉय मोरल इन ऑन साइट सर्विस स्टाफ पे, तो ये टाइटल हो गया। फिर उसके बाद है रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट हैज़ बिन प्रिपेयर टू एनालाइज इशू ऑफ, ये जो हमारा इशू था इसको एनालाइज करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई थी। हैं कहाँ पे बनाई गई थी, फर्स्ट ऑप्शन प्राइवेट लिमिटेड लॉजिस्टिक कंपनी में। कौन सी कंपनी का नाम लिखना है, देन सजेस्ट करना है सूटेबल रेमेडीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। सेम आप लिख सकते हो, किसी भी कंपनी का नाम आए जो भी चीज़ है उसको लिख के लिख दो, ठीक है। अब उसमें फाइंडिंग क्या मिली, उसके एनालिसिस क्या मिले और उसमें क्या रिकमेंडेशंस आपको देनी, वो चीज़ें लिखनी होती हैं। तो फाइंडिंग में आपको क्या मिला कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है, लो प्रोडक्टिविटी है और यहाँ पे पुअर कम्युनिकेशन है बिटवीन स्टाफ और मैनेजमेंट। देन आपको एनालिसिस क्या मिला, ये सारी चीज़ें। देन आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या मिला, ये सारी चीज़ें कि आप ये काम करो, ये काम करो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, बिल्डिंग करो एक्टिविटीज़ का, टीम बिल्ड करो, मोटिवेशन इंप्रूव करो, टीम वर्क करो, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो, मोरल और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दो, बोनसेस दो, तो ये सब करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएशन और प्रोसेस क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होती है और जनरल गाइडेंस क्या होती है नेगोशिएशन के लिए। देखो, नेगोशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर डिस्कस करती हैं और ट्राई करती हैं रीच करने के लिए म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट, मतलब एक या दूसरी कंपनी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उसको वो एक्सेप्ट करती है, तो इसी को बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। ये सैलरी पे यूज़ किया जाता है कि सैलरी डिस्कशन के टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई डील्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस के टाइम पे। नेगोशिएशन का मतलब हमने बता दिया। उसके बाद प्रोसेस क्या होती है नेगोशिएशन की, सबसे पहले प्रिपरेशन। आपको इस स्टेज में दोनों पार्टी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, डिफाइन करती हैं कि उनका गोल क्या है और देखती हैं कि क्या क्या नीड्स हैं और क्या क्या लिमिट्स हैं, प्रिपेयर करती हैं अपने आप को। दूसरा डिस्कस, दोनों पार्टी डिस्कशन करती है कि उनके तरीके क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से क्लैरिफिकेशन लेके आते हैं। देन क्लैरिफिकेशन में है कि हम जो मैसेज बोल रहे हैं, हमारी जो पार्टी कह रही है वो अपनी अपनी पोजीशन क्लियरली बताती है बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के और कॉमन इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करती है। बार्गेनिंग, इस स्टेज के ऊपर दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को ऑफ़र देती है, काउंटर ऑफर देती है ताकि एक मिडल ग्राउंड के बीच में पहुंच सकें। फिर एग्रीमेंट, दोनों के बीच में फाइनली एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जो कि बनाया जाता है और डॉक्यूमेंट पे लिख दिया जाता है, उसके ऊपर साइन होते हैं। तो इस तरीके से आपको नेगोशिएशन बनता है। देन एलिमेंट्स क्या हैं जो कि इफेक्टिव नेगोशिएशन में आते हैं। सबसे पहले आप क्लियर कम्युनिकेशन करो कि आपकी नीड्स क्या है, आपके वांट्स क्या हैं और दूसरी पार्टी की क्या नीड्स है, क्या वांट्स है। दूसरा ट्रस्ट बढ़ता है पार्टीज़ के बीच में क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों पार्टीज़ को फ्लेक्सिबल होना चाहिए एडजस्ट करने के लिए दी डिमांड्स। उनकी डिमांड ये है, दूसरे की डिमांड ये है, उनकी नीड ये है, दूसरे की डिमांड नीड ये है, दोनों को एक चीज़ तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। पावर बैलेंस, ईच पार्टी शुड हैव फेयर बार्गेनिंग स्ट्रेंथ और बैलेंस नेगोशिएशन। हर के सबको ये नहीं है एक कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी दूसरी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, नहीं, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गाइडलाइंस क्या है इफेक्टिव नेगोशिएशन के लिए, तो किसी भी नेगोशिएशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि उसको फॉलो करना होगा। सबसे पहले दोनों पार्टी की बात अच्छे से सुनो, लिसन केयरफुली, ठीक है, और समझो उन दोनों की पार्टीज़ की क्या डिमांड है। फिर उसके बाद पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड लेके आओ ताकि अवॉइड हो क्या कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन बढ़े। फिर प्रिपरेशन करो कि जानो कि कितने फैक्ट्स हैं, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं जो कि आप ले सकते हो, इससे आपका डिसीजन अच्छा होगा। इमोशंस को कंट्रोल के लेके को भी डिसीजन लेना है आपको और फोकस किस पे होना चाहिए, विन विन आउटकम पे, कि आपको लास्ट में वो जिताएं, ठीक है, दोनों साइड का बेनिफिट हो। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेजेंटेशन स्किल्स, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं और एक्सप्लेन करो 7 P's ऑफ प्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्टिव टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब एबिलिटी टू प्रेजेंट आइडिया, इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स इफेक्टिवली बिफोर एन ऑडियंस, ऑडियंस से जाने से पहले वो आइडिया और जो इन्फॉर्मेशन है और जो रिपोर्ट है उसको प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसीजन आता है, ठीक है।
इसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स का अंदर आता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डिलीवर करना मैसेज को क्लियर और कॉन्फिडेंट मैनर में, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। वर्बल मतलब लिख के हो और नॉन वर्बल चाहे जेस्चर से करना हो। अब 7P क्या होती है? सबसे पहले प्लानिंग मतलब डिसाइड करना कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑडियंस को ना क्या स्ट्रक्चर रहेगा आपका, प्लानिंग करके चलना एडवांस में। दूसरा है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में आता है कि जो डेटा है उससे रिलेटेड जो स्लाइड्स है वो क्रिएट करो, आप ऑर्गेनाइज करो कंटेंट को लॉजिकल सीक्वेंस में। फिर प्रैक्टिस। अब आप अपने कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी और टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करो? प्रैक्टिस करो, ताकि आप उस टाइम पे जब ये डेटा प्रेजेंट कर रहे हो तब आप नर्वस ना हो। पर्सनल अपीयरेंस, अपने आप पे फोकस करो कि आप शुड भी फॉर्मल होनी चाहिए, आपकी ड्रेस जो है फॉर्मल होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल लगनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। नेक्स्ट प्रॉपर इंट्रोडक्शन, आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन तैयार करना होगा ताकि आप ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको ग्रैब कर पाओ। देन परफॉर्मेंस, आपकी जो वॉइस है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आई कॉन्टेंट होना चाहिए, कंटेक्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप मैसेज को डिलीवर करो तब। पार्टिसिपेशन, आप ऑडियंस से पूछो कि आप भी इंगेज करो इसके अंदर, क्वेश्चंस पूछो, इंटरेक्शन करवाओ, इसी से इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन बनेगी। तो ये 7P थी कम्युनिकेशन के। नाउ इंटरेक्टिव टेक्निक्स क्या है कम्युनिकेशन के अंदर? तो एक तो ये 2 वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं? एक तो ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे शेयर करते हैं आइडियाज़ अपने ग्रुप में और कंक्लूजन पे आते हैं। दूसरा मीटिंग्स में फॉर्मल गैदरिंग करते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय और मैनेजर डिस्कस करते हैं इशू क्या है और उस पर डिसीजन लेते हैं कलेक्टिवली। तीसरा इंटरव्यूज़ के अंदर, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं और एक्सचेंज की जाती है इंफॉर्मेशन और इवेलुएट की जाती है। नेक्स्ट, आप सेमिनार और वर्कशॉप में भी कर सकते हो, जहाँ पे ये लर्निंग और इंटरेक्टिव बेस्ड सेशन होते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक ऐसी क्रिएटिव टेक्निक है जहाँ पे मल्टीपल आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है और फिर प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। अब ये हो गया हमारा कि टेक्निक्स क्या हैं। अब जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो ग्रुप डिस्कशन, मीटिंग्स, इंटरव्यूज़, सेमिनार, वर्कशॉप, ब्रेनस्टॉर्मिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बिब्लियोग्राफी क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या है और बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस में क्या क्या डिफरेंस है और फुटनोट और सीटिंग रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो देखो, बिब्लियोग्राफी का मतलब लिस्ट ऑफ ऑल बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट और अदर सोर्सेज कंसल्टेंट वाइल प्रिपेयर रिपोर्ट और असाइनमेंट और डायरेक्टली और नोट। देखो, जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो तो आप कुछ सोर्सेज को ध्यान में रखते हो, सोर्सेज लेते हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो वहाँ पे आप बुक्स देखते हो, आर्टिकल्स देखते हो, वेबसाइट देखते हो और अदर सोर्सेज देखते हो, तो इनको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। जैसे कि एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑल द बुक्स वेबसाइट आर लिस्टेड। जैसे कि आपकी DUSL की जो बुक है उसके सबसे पहले पेज पे लिखा होता है कि यहाँ पे इस बुक का यूज़ हुआ है, इस बुक का यूज़ हुआ है, फिर बाद में बुक स्टार्ट होती है, तो इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे स्टेप्स, सबसे पहले आपको ऑल जो सोर्सेज, जितने भी आपने सोर्सेज जब आपने ये चीज़ बनाई तब यूज़ किए थे, ऑल सोर्सेज यूज्ड, उनको कलेक्ट करना और उनकी बुक, जर्नल, ऑनलाइन मटेरियल्स जो भी यूज़ किया था उनको कलेक्ट करना, उनकी डिटेल्स कलेक्ट करना, जैसे कि ऑथर का नाम क्या था, उस बुक का नाम क्या था, पब्लिश कब हुई थी वो, और पेजेस कितने हैं उनमें, वो सारी चीज़ें उनके बारे में लिखना। फिर उनको एंट्री करना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ऑथर के सरनेम के अकॉर्डिंग। फाइनली उनको फॉर्मेट करना और यूनिफॉर्मिटी और क्लैरिटी के साथ, मतलब जो आपकी बुक होती है ना उससे पहले आता है कि इस बुक में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो कहाँ से लिखी गई हैं, कौन सी बुक से ली गई हैं, तो वही होता है बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे ऑल सोर्सेज कंसल्ट किए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हों चाहे इनडायरेक्टली हों बुक के अंदर। लेकिन यहाँ पे फुट नोट में क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी नोट होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं जो कि बॉटम ऑफ पेज गिवन होते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जब यहाँ पे पेज ख़त्म होता है ना तो यहाँ पे फुट नोट गिवन होते हैं जो मेन होते हैं, कि अगर ये यहाँ से ऐसे स्टार बना होगा, ये स्टार यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं समझ आई, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, कुछ सोर्सेज यहाँ पे दिए होते हैं मेन टेक्स्ट के अलावा। और मेथड ऑफ सीटिंग एरिया क्या होता है, ये APA स्टाइल में होता है, जैसे कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये कैसे होती है, देखो, ऑथर का लास्ट नेम, फर्स्ट इनिशियल, ईयर और टाइटल ऑफ द बुक आपको लिखना होता है। ऑथर का लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है शर्मा, फर्स्ट इनिशियल उसका पहला नाम को पहलो अक्षर R, कब वो पब्लिश हुई थी बुक 2020 में, बुक का नाम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ऐसे आपको ये लिखना होता है, ठीक है। फिर जर्नल आर्टिकल,
अगर आपने आर्टिकल से ली गई है तो आप ऑथर का लास्ट नाम लिखो, देन ईयर लिखो, देन उसका टाइटल लिखो आर्टिकल का। तो वैसे ही फिर वेबसाइट से ली गई है तो आप वेबसाइट का नाम लिखो, जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, साल लिखो और टाइटल लिखो उस वेब पेज का, जैसे कि 2023 साल हेल्थ गाइडलाइंस www.who.int। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लिखते हैं बिब्लियोग्राफी में। मतलब आप जब भी बुक पढ़ते हो तो उससे पहले जो चीज़ें लिखी होती हैं उनको बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। हमारा वन शॉट हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन का। हमने ये जो है बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा वन शॉट कर लिया। यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रही हूँ। आपको कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस PDF को पढ़ो। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।